Okay, very good evening, all of you. Welcome back to Commerce Territory. We are posting a video after very long time क्योंकि 30th सितंबर के कारण टैक्स ऑडिट का प्रेशर चल रहा था. Slowly and gradually, the workload has reduced. सारे clients खत्म हुए and we are back to the routine schedule. So apologies for the same. वीडियो बीच में नहीं आए, लेकिन जो लिंक टूटी है उसको हम कवर अप कर देंगे. ये वीडियो बेसिकली किसी एक सीए इंटरमीडिएट या सीए फाउंडेशन किसी एक लेवल के लिए नहीं है. दिस वीडियो इज मोर और लेस फॉर जनरल नॉलेज पर्पस. हाँ, पढ़ाऊंगा मैं सीए इंटरमीडिएट का एक टॉपिक, लेकिन इट इज यूजफुल फॉर एवरीबडी. जनरल नॉलेज का रूटीन सा टॉपिक है हमारा. बात करते हैं हम आज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स. क्या कोई कंपनी नुकसान होने के बावजूद भी डिविडेंड पे कर सकती है क्या? ये हमारा सवाल है. ठीक है, इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ेंगे इन डेप्थ. टोटल 3 या 4 कंडीशंस है, 3 या 4 रिस्ट्रिक्शंस है जो कंपनीज एक्ट 2013 ने लॉस मेकिंग कंपनीज के ऊपर रखे हैं इन ऑर्डर टू डिक्लेयर डिविडेंड. सबसे पहले बैकग्राउंड को समझो. मेरी कंपनी है, आई वांट टू पे डिविडेंड, लेकिन मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस है. तो कैन आई पे डिविडेंड? तो आंसर इज यस, आई कैन पे डिविडेंड, लेकिन कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद. टोटल 4 कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल भी हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स या सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, लेकिन कोई भी एज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज इसको देख सकता है. एंड हम सब आज आजकल शेयर मार्केट में वी आर ऑल इन्वेस्टेड, एंड हम सबका टाइम, पैसा, सब कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट रहता है. तो वी मस्ट नो सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो एक कॉमन मैन को हिट करे. ठीक है, तो वैसा ही एक प्रोविजन है सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहाँ पे इवन इफ देर इज नो और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, हम डिविडेंड दे सकते हैं. हम मतलब कंपनीज. ठीक है, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 123 इसके बारे में बात करता है. Wherein any year there are no adequate profits for declaring dividend, the company may declare dividend out of the accumulated profits earned by it in the previous years and transferred by it to the free reserves only in accordance with the procedure laid down in Rule 3 of Companies Rules 2014. इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है मेरा, लेकिन पिछले या पिछले के पिछले साल तो प्रॉफिट हुआ होगा ना. वो प्रॉफिट्स आर अक्यूमुलेटेड इन फ्री रिजर्व्स, एंड वो फ्री रिजर्व्स को यूज करके मैं इस बार, इवन इफ लॉस है, मैं इस बार डिविडेंड पे कर सकता हूँ. ठीक है, ओके. फ्री रिजर्व्स मीन्स सच रिजर्व्स which as per latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend. Following shall not be treated as free reserves. Any amount representing unrealized gains, notional gains, revaluation of asset, ये सारी चीजें हमारे फ्री रिजर्व्स में नहीं आएंगी. Any change in carrying amount of asset or of a liability recognized in equity, including surplus in P&L account on measurement of asset or liability at fair value, ये सारी चीजें आपको फ्री रिजर्व में इंक्लूड नहीं करनी. ठीक है, रूल 3 टोटल 4 कंडीशंस ले डाउन करता है जो हम पढ़ेंगे. The rate of dividend shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by the company in the immediately preceding 3 years. सिंपल सी चीज बताता हूं मैं, एग्जाम्पल से बात करेंगे. 2015 में कंपनी ने 10% पे डिविडेंड डिक्लेयर किया. 2016 में कंपनी ने 8% पे डिविडेंड डिक्लेयर किया. 2017 में कंपनी ने 12% पे डिविडेंड डिक्लेयर किया. 10, 8, 12, 2015, 16, 17. सपोज 2018 में कंपनी को नुकसान हुआ एंड फिर भी कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है. तो द रेट ऑफ डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2018 shall not exceed the average of the rates of dividend from the year 2015 to 2017. यानी कि पिछले 3 सालों का एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर हम पिछले 3 सालों का एवरेज करें तो 15 में 10, 16 में 8 और 17 में 12, 10 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 10%. तो 2018 में 10% से ज्यादा मेरा डिविडेंड नहीं होना चाहिए, है ना. 10% मैं रख सकता हूँ, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं रख सकता. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. राइट, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है.
आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने मॉड्यूल। दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई इफ द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों में एक भी बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ट्विस्ट इन द टेल है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला, है ना। 3 सालों में मैंने डिविडेंड पे नहीं किया होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 सालों में मैंने डिविडेंड पे नहीं किया हुआ होना चाहिए, तभी कंडीशन 1 शेल नॉट अप्लाई। सपोज मैंने 2015 में डिविडेंड पे किया, 2016 में डिविडेंड पे नहीं किया और 2017 में किया, तो एवरेज मेरा हो जाएगा 2015 का रेट प्लस 0 प्लस 2017 का रेट डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 3 साल में अगर पे नहीं किया है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन किसी भी एक साल में पे नहीं किया है तो उस साल को हम 0 गिन के एवरेज तो लेंगे ही। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2 की तरफ। द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच accumulated profits shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statements। सिंपल सादी भाषा में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो टोटल अमाउंट जो मैं ड्रॉ करूंगा कहाँ से? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। क्यों? मुझे डिविडेंड पे करना है, इसीलिए आई विल विड्रॉ फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, है ना। वो अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 रुपया है, किसी कंपनी का, वही कंपनी का फ्री रिजर्व 80 रुपया है, तो टोटल 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। मैं 180 के 10% यानी कि 18 रुपीज से ज्यादा का अमाउंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से विड्रॉ नहीं कर सकता। इफ आई वांट टू विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू पे डिविडेंड, द अमाउंट विल नॉट एक्सीड रुपीज 18। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अमाउंट कैन बी इक्वल टू 18, यस, लेकिन अमाउंट विल नॉट एक्सीड 18। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन से लिंक्ड है। द अमाउंट सो ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड ओनली देयर आफ्टर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, ऊपर वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मैंने 18 रुपए विड्रॉ किए सपोज। इस बार का मेरा, इस करंट फाइनेंशियल ईयर का मेरा लॉस है लेट्स से 4 रुपया, है ना। तो वो 18 रुपए में से मैं, मुझे पहले 4 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, है ना, मुझे उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। बचा कितना? 18 - 4, 14 रुपया, 14 रुपीज ही मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगा कंडीशन 2 में, इट इज नॉट द फाइनल अमाउंट, है ना। कंडीशन 2 में जो अमाउंट आएगा वो फाइनल अमाउंट नहीं है, उसमें से हम करंट फाइनेंशियल ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। फिर जो अमाउंट बचा, दैट विल बी द अमाउंट जिसको मैं डिविडेंड पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कंडीशन 2 और 3 क्लियर है, दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से। The balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement। अच्छा, अज्यूम करता हूं मैं कि मेरे लेट्स से शेयर कैपिटल, मेरा जो फ्री रिजर्व था, लेट्स से इट इज 30 रुपीज, नहीं 30 नहीं, लेट्स से इट इज 100 रुपीज, चलो, है ना। आई एम अज्यूमिंग कि मेरा टोटल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या टोटल फ्री रिजर्व 100 रुपीज था। अरे उसमें से मैंने कितना विड्रॉ किया? 18 रुपये। ठीक है, दैट 18 रुपया मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मेरा कितना है, ऊपर हमने बात किया 100, 100 का 15% कितना है? 15। तो इज 18 ग्रेटर देन 15? द आंसर इज यस। तो मैं आगे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ, आई कैन प्रोसीड फर्दर। थोड़ा इसको लैंग्वेज में अगर हम समझे तो बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल? 100 - 18 shall not fall below 15% of paid up share capital। Now what is 15% of paid up share capital? It is 50। कहाँ से आया? 100 हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है, इंटू 15 तक, है ना। तो इज 100 - 18 ग्रेटर देन 15? आंसर इज यस। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। मैं चौथी कंडीशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोजेडली मेरे पास फ्री रिजर्व 100 रुपये है, मैंने 18 रुपया उसमें से निकाला, तो 100 - 18 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। हमारे केस में 15% ऑफ 100 रुपीज, यानी कि 100 - 18 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 रुपीज। क्या ये ट्रू है? द आंसर इज यस। तो मैं आगे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ, आई कैन प्रोसीड फर्दर। डन। ओके, दिस यू नीड टू राइट इट इन द एग्जाम। अगर आपको कंडीशन पूछे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एग्जाम में अगर सीए इंटरमीडिएट की बात करूं तो एग्जाम में सम्स आएंगे, है ना। लेकिन सम्स में सम्स करने के पहले अपने को ये 4 कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है,
तो कंडीशंस आपको आनी चाहिए। द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 3 आर नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जो कंडीशन है वो गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करेगी। एक और लाइन हम बीच में भूल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तीनों कंडीशन ऊपर की फुलफिल होना जरूरी है। अगर एक भी फुलफिल नहीं होती तो मैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, इलस्ट्रेशन 3 की बात करें अगर हम, तो कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज का पेड अप कैपिटल है 200 लाख रुपया, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है 240, लॉस अराइजिंग इन 31 मार्च 2020 इज 30 lakhs, है ना। डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग पास्ट 3 years 9, 10, 12। तो रेट इन तीनों का एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब माई रेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10.33%। ओके, दूसरी कंडीशन कि मेरा 10% से ज्यादा मैं वो नहीं कर सकता, जैसे देयरफॉर द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड 10.33%। तो 200 लाख का 10.3% इज 20.6 लाख। ठीक है, कंडीशन 2, पेड अप प्लस फ्री रिजर्व 200 प्लस 240, 440 का 10%, दैट इज 44 lakhs, लेस इस साल का लॉस। कंडीशन 3 यहाँ पे आएगी। ये जो है वो कंडीशन 3 है ना। इस साल का कितना लॉस है ऊपर देख लीजिए, इस साल का लॉस है 30 लाख रुपीज, है ना। तो 44 लाख आया कंडीशन 2, उसमें से मैंने करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ किया 30 लाख, तो बचा कितना 14 लाख, यानी कि मैं 14 लाख तक का ही डिविडेंड दे सकता हूँ। डन। एंड कंडीशन 3, मतलब हमारे केस में कंडीशन 4, अक्यूमुलेटेड रिजर्व इज 240 lakhs, जिसमें से मैं 14 लाख विड्रॉ करूंगा। तो कितना बचा 226 ना, 226 मस्ट बी ग्रेटर देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इज इट? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 14 lakhs एट द रेट ऑफ 7%, है ना। क्यों 14 लाख सर, हमने रेट तो 10.3 निकाला, तो इसमें समझो थोड़ा सा लॉजिक चलाओ। आंसर हमारा जो आएगा वो लोअर ऑफ ऑल दिस 3 कंडीशंस आएगा, है ना। अभी सपोज मैंने 200 का 10.3% किया, तो दैट विल एक्सीड 14 लाख रुपीज, तो वो मुझे नहीं करना है। तो लोअर ऑफ ऑल द 3 कंडीशंस विल बी माई आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, तो आपको पहले 3 कंडीशंस लिखने पड़ेंगे, फिर आपको ऐसे सम सॉल्व करके दे देना है। डन, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन, छोटा सा सेशन था। वी विल बी वेरी मच बैक टू द रूटीन। मैं सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, सारे वीडियोस वापस पोस्ट करना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून टू कॉमर्स टेरिटरी। एंड कोई भी क्वेरीज, डाउट्स, सजेशंस, फीडबैक्स अगर आपको है, एडवाइस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अदरवाइज यू कैन मेल टू अस @commerceterritory@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। डन, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड बाय बाय।